प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना न भूलें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा और जानकारी ढूंढना आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। उत्तर और दक्षिण दिल्ली नगर निगम 1 नवंबर से बढ़ा रहे हैं पार्किंग के दाम। क्या महज पार्किंग रेट बढ़ा देने से दिल्ली में पार्किंग की समस्या सुलझ जाएगी? क्या कदम है जरूरी? रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और घर बुक करवाकर इंतजार करते करते बेहाल लोगों पर हमारी खास सीरीज में आज सुनेंगे गार्डिनिया के खरीदारों की फरियाद। दिल्ली शहर में देश की सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं और दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही हैं। ऐसे में यहाँ पार्किंग के लिए जगह ढूंढना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी है। कार के पार्किंग रेट कई सालों से 4 घंटे के 10 रुपए हैं। हालांकि पार्किंग माफिया आमतौर पर इससे दुगने दाम ही वसूलते हैं। अब उत्तर और दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने 1 नवंबर से पार्किंग के रेट बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में पार्किंग के ये रेट कई सालों बाद बढ़ाए गए हैं। सड़क पर गाड़ियां इस बीच बढ़ती ही जा रही हैं। लोगों में पार्किंग को लेकर अनुशासन की कमी की वजह से वो बेतरतीबी से जहां मन आए वहां गाड़ी पार्क कर देते हैं। ऐसे में शहर की कीमती जमीन इस तरह की गैरकानूनी पार्किंग में ज़ाया हो जाती है। तो ऐसे में क्या पार्किंग के रेट बढ़ाने से लोगों को पार्किंग को लेकर बेहतर रवैया अपनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है या नहीं? दिल्ली की इन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती कम, खड़ी ज्यादा नजर आती हैं। दिल्ली की कॉलोनियों में, बाजारों की सड़कों के किनारे और फुटपाथों पर अपनी गाड़ी खड़ी करना तो हर दिल्ली वासी अपना हक समझता है और वो भी मुफ्त में। नतीजा, दिल्ली जैसे शहर में प्राइम और महंगी सरकारी जमीन पर कब्जा हो जाता है और इससे सरकार या नगर निगम को किसी तरह की कोई आमदनी भी नहीं होती। सच तो ये है कि दिल्ली के रिहायशी और कमर्शियल इलाकों के लिए एक कारगर पार्किंग पॉलिसी की गैर मौजूदगी दिल्ली वासियों को मनमानी करने की पूरी छूट दे रही है। हमें ये देखना होगा कि ये जो एक हमारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ गाड़ी जो हम खरीदते हैं, ये सोच के कि हम गाड़ी खरीदते जाएंगे और सरकार हमें ज़मीन देती जाएगी, ये समझ बहुत गलत है और इसको हमें रोकना होगा। और ये आप तभी रोक पाएंगे अगर लोग भी ये समझ को बढ़ाएं कि जो पब्लिक स्पेस है, अगर आप उसको अगर इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी होगी। ये जो पेमेंट है, जो पार्किंग को हमें इफ़ेक्टिवली प्राइस करनी चाहिए इस तरीके से, ताकि आप 2 बार सोचेंगे क्या मैं अपनी गाड़ी निकालूं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 2013 में कुछ आंकड़े जारी किए थे जो बताते हैं कि दिल्ली में मौजूद कारों की संख्या इतनी है कि उन्होंने शहर के 10% इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो कि दिल्ली के फॉरेस्ट कवर से महज 1% कम है। ये कब्जा साल दर साल बढ़ता ही जाएगा क्योंकि दिल्ली में हर साल 1,60,000 नई गाड़ियां रजिस्टर होती हैं और अगर दिल्ली वासियों ने कार खरीदने के इस सिलसिले पर लगाम नहीं लगाई तो साल 2020 तक दिल्ली में 39 लाख कारें होंगी। कार खरीदने के इस बढ़ते शौक के बावजूद इन गाड़ियों का इस्तेमाल बेहद कम होता है। ये गाड़ियां ज्यादातर यानी कि 90% वक्त खड़ी ही रहती हैं। साथ ही दिल्ली में परिवहन की जरूरतों का सिर्फ 14% ही ये कार्स पूरा करती हैं। जानकार मानते हैं कि एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के साथ एक कड़ी और कारगर पार्किंग पॉलिसी की जरूरत है। ऐसी पॉलिसी जो पार्किंग के लिए वाजिब दाम वसूले। एक अच्छी पॉलिसी के तहत मुफ्त पार्किंग को या तो बेहद कम या फिर खत्म कर दिया जाना चाहिए और ऐसा सिर्फ कमर्शियल इलाकों में ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में भी करने की जरूरत है। जगह और वक्त के हिसाब से पार्किंग फीस वसूली जानी चाहिए। जितना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका उतनी ज्यादा पार्किंग फीस।
पार्किंग की दरें उन ट्रांसपोर्ट कनेक्शंस में कम होनी चाहिए जहां लोग गाड़ी छोड़ सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। मल्टी लेवल पार्किंग या अंडरग्राउंड पार्किंग की कीमत भी दूसरी जगह की पार्किंग के बराबर ही होनी चाहिए। इसके लिए इनकी कीमत कम करने के बजाय दूसरी जगहों में पार्किंग की दर बढ़ानी होगी। पूरे शहर के नक्शे को देखते हुए एक पार्किंग फीस सिस्टम बनाने की जरूरत है। इसका समाधान सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होगा, और जब पार्किंग इतनी महंगी हो जाएगी कि लोग सोचेंगे दो बारी अपनी गाड़ी निकालने में, पर उनको रोकना पहले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं देना वो गलत होगा। पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और उस लेवल तक लेके आना कि वो यूज़ हो और उस स्टेज तक पहुंच जाए जब बैलेंसिंग स्टेज, वो मेरे हिसाब से करीब 8-10 साल और लगेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। मास्टर प्लान 2021 और निर्माण कानूनों में साफ है कि अगर प्लॉट पर निर्माण किया गया तो प्लॉट में ही पार्किंग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हमारे शहर में रिहाइश के लिए जमीन की कमी एक बड़ी समस्या बन रही है। ऐसे में जमीन का इस्तेमाल रिहाइश के लिए करने के बजाय पार्किंग के लिए करना शायद अक्लमंदी न हो। ऐसे में सरकार के लिए ये समझना जरूरी है कि उसकी जो नीतियां दिल्ली वासियों को कार खरीदने के लिए उकसाती हैं, उन्हें बदलें, क्योंकि पार्किंग की समस्या सप्लाई बढ़ाने से नहीं बल्कि मांग घटाने से ही सुलझ सकती है। नई दिल्ली से अंजलि इस्टवाल, एनडीटीवी के लिए। इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव काकड़िया, जो कि मेंबर हैं RWA के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के साउथ दिल्ली की एक कॉलोनी, और साथ में हैं अनुमिता रॉय चौधरी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसर्च एंड एडवोकेसी हैं सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट के। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। तो शुरुआत में इस बात से करना चाहूँगी कि एक काफ़ी लर्नड मैन ने कहा कि अगर आपकी ज़रूरत बढ़ती जाती है, अगर आपका पेट बढ़ता जाता है, तो आप अपनी तोंद के हिसाब से बेल्ट को नहीं खोलते जाते। ये उन्होंने पार्किंग के लिए ही कहा था। तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ काकड़िया साहब, क्योंकि आपको इसको सबसे ज़्यादा सहना पड़ता होगा। एक सिटीज़न जो है, जो कॉलोनीज़ में रहता है, उनकी ज़रूरतें बढ़ती जाती है। जब आप अपनी सड़क पे गाड़ी लेके जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या सप्लाई बढ़ाई जाए, या जो आज हुआ है पार्किंग के रेट्स बढ़े हैं वो आपको मंजूर है? देखिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच हमेशा सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। MCD बिल्कुल एक दुकानदार की तरह काम करती है। उसको सिर्फ रेवेन्यू से मतलब है, उसको कोई सोल्यूशन से मतलब नहीं है। अभी ये जो उन्होंने पॉलिसी निकाली है, इसमें भी हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि उनका रेवेन्यू जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, बट क्या हमारे सिटीजन्स को कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई सोल्यूशन मिलेगा? क्या उनको पार्किंग मिल पाएगी? लोग गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जैसे पहले आपके किसी वक्ता ने भी बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। मैं अपने ग्रेटर कैलाश मार्केट में भी अपने घर से अगर जाना चाहूँ तो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली फुटपाथ्स नहीं है। आपने कोई ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट किया है कि लोग गाड़ी छोड़ और पैदल चल लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चल लें। बाहर निकलो तो ऑटो वाले लूटते हैं, उसके पैदल चलने की चलो तो स्ट्रीट वेंडर्स सड़कों पे बैठे हुए हैं। सो ना ही सिक्योरिटी का कोई इंतजाम है। तो पूरा जो तंत्र है वो बिगड़ा हुआ है। मैं ये एक और बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने सोल्यूशन देना भी था तो कम से कम एक बहुत सिंपल अप्रोच ले सकते थे। आपने जो 1200 रुपया महीने का जो पास निकाला है वो इफेक्टिवली 4 रुपया घंटे के हिसाब से पड़ता है। 20 रुपया पर आवर आपने आम आदमी के ऊपर लगा दिया। जो आदमी सवेरे गाड़ी लगा देगा और रात को उसको हटाएगा, एक प्रेशियस जगह को वो पूरे 10-12 घंटे घेर के बैठ गया, उसके लिए आपने इतना बड़ा रिबेट 66, 67, 70% रिबेट दे दिया। और जो बंदा 1-2 घंटे के लिए मजबूरी में गाड़ी लेके आएगा, शॉपिंग करके आगे निकल जाएगा, वो खड़ा रह जाएगा, उसके पास कोई जगह नहीं होगी। सो ऐसे जो प्रोफेशनल्स जो हैं, टाउन प्लानर्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी सहमति से, उनके समझ के अगर आप कोई सोल्यूशन निकालते तो बेहतर होता। तो आप एक एग्जांपल दे दूं ना? अप्रोच आगे इस पे चर्चा रखेंगे आगे। आपको ये अप्रोच साइंटिफिक नहीं लग रही है? आप ये कह रहे हैं कि बस पैसा बढ़ा दिया, बस पैसा बढ़ा दिया। हाँ, बिल्कुल। बिकॉज आप देखिए ना, पहले भी आपने पिछले 8 सालों में आपने कन्वर्जन चार्जेस लिए, आपने रोड टैक्स ले रहे हैं, आप पार्किंग सेस ले रहे हैं, बट
पूरे 8 साल में 4 पार्किंग लॉट ये डेवलप कर पाए जी हैं। अनुमिता, यहाँ मैं आपसे राय जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है एमसीडी इस तरह से क्यों करता है? क्या वो ये मानते हैं कि सिर्फ पैसे की ही भाषा समझ पा रहे हैं लोग, इसलिए पैसा बढ़ाओ तब वो डिस्करेज होंगे, या आप मानती हैं कि ये चलिए पहला कदम है? आपकी क्या राय है इस पार्किंग रेट्स के बढ़ने पर? देखिए, पहला मुद्दा तो बहुत साफ है कि जो पार्किंग के लिए और निजी गाड़ियों की पार्किंग के लिए अगर हम सरकारी ज़मीन या पब्लिक स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका उचित दाम हमें देना होगा। आज अगर कोई भी पब्लिक स्पेस इस्तेमाल करता है, वो हॉकर हो कि हम एडवर्टाइजमेंट लगाए कि सोशल फंक्शन हो, हम उसके लिए पेमेंट करते हैं। पर पार्किंग एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए जो हमारे पास मुफ्त हमें मिलता है या तो बहुत ही चीप रेट पर। अब बात ये है कि पार्किंग पॉलिसी जो शहर के लिए बन रहा है और बननी चाहिए, उसमें कई एलिमेंट्स होते हैं। पार्किंग प्राइसिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ रेवेन्यू के लिए ही नहीं, ये लोगों की जो चॉइसेस हैं कि किस तरीके से हम ट्रैवल करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें या निजी गाड़ी लें, इसको इन्फ्लुएंस करने में इसका बहुत बड़ा एक हाथ है। और फिर उसके साथ साथ हमें ये मान के चलना होगा कि जो पार्किंग प्रोविशन की बात जो हो रही है आज, कि कितना पार्किंग हम दे लोगों को, ये कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं है। ये कोई सरकारी या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कि ये देखे कि निजी गाड़ियों की पार्किंग के लिए कितना ज़्यादा ज़मीन दिया जाए। दैट्स अ रॉन्ग पॉलिसी। तो इसके लिए जो पार्किंग पॉलिसी हमें बनाना है, उसमें हमें देखना है कि एक एरिया वाइड पार्किंग मैनेजमेंट पॉलिसी बने कि एक जगह पे आप लीगल पार्किंग का जो अभी जो अवेलेबल है उसको डिमार्केट करें, इलीगल पार्किंग है तो बहुत हाई पेनल्टी लगाएं, एनफोर्समेंट करें, रास्ते पर डिमार्केट करके करें और उसको प्राइस करें। और उसके साथ साथ हमें देखना होगा कि कमर्शियल एरिया में जो पार्किंग होती है उसके लिए जो स्ट्रैटेजी बनेंगे और जो रेजिडेंशियल एरिया के लिए जो पार्किंग होगी उसकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो अलग होगी, पर वो प्राइस्ड होगी। तो अगर हम ये करें, उसके हमें ये मान के चलना होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पार्किंग पॉलिसी एज ए रिस्ट्रेंट मेजर ये कोई ईदर और नहीं है, और ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम भी नहीं है। इसको हमें साथ साथ करना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि पहले आप हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट दो और फिर हम पार्किंग के लिए पैसे देंगे। काकड़िया साहब, आप क्या मानते हैं, क्या सरकार की तरफ से या एमसीडी की तरफ से, सारी एजेंसीज की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि सिर्फ पार्किंग को ही लेकर के प्राइस ना बढ़ाई जाए लेकिन दूसरी सुविधाएं भी दी जाएं? आप क्या मानते हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले बोला, एमसीडी जो है उनके पास दे आर बेरेफ्ट ऑफ एनी थिंकिंग। वो तो बिल्कुल कोई सोचते ही नहीं है। उन लोगों को सिर्फ अपना ये देखते हैं कि वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं। अभी पार्किंग भी इन लोगों ने क्या करा है, क्योंकि पिछले कितने इलेक्शंस होते थे तो इन लोगों ने पार्किंग बढ़ाई नहीं। साथ साथ ओवर अ पीरियड टाइम अगर बढ़ाते भी रहते तो थोड़ा सा लोगों को आदत भी पड़ती ज़्यादा पैसा देने की। आपने 15 साल तक 5 रुपये रखा और अभी पिछले 4 साल या 5 साल पहले 10 रुपये किया, और जबकि मार्केट में उसी जगह पे लोग 50-50 रुपए में पार्किंग दे रहे थे। सो जो पॉलिसी जो बनती है वो एक साइंटिफिक तरीके से बननी चाहिए, जिसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स स्पेस, जो इतनी कम जगह है उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो। अब एक दुकानदार है, सुबह से शाम तक वो दुकान पे बैठता है, तो वो अपना एक ड्राइवर रखे और गाड़ी घर भेज दे, या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट टैक्सी करे। आप इनफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स वहाँ पे लगाएं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दें। मेट्रो हमारे आसपास सब जगह मार्केटों के आसपास अब आ गई है। 3rd फेज़ के बाद तो बिल्कुल और 2 साल में सारी मार्केट आ जाएगी। तो मेट्रो ने अभी तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं दी है। सो मैंने जैसे बताया कि आपको सारे तरीके से सोचना पड़ेगा और एक प्रावधान साथ साथ देना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप थोड़े लाइसेंस दीजिए, ऑटोज ज़्यादा आएँ, टैक्सीज ज़्यादा आएँ, गैस को सस्ता कीजिए, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सस्ता भी कीजिए। और फिर एक और बहुत गलत बात जो मानते हैं हम, देखिए इंडिया के क्लासलेस सोसाइटी नहीं है। जो आदमी गाड़ी में ट्रैवल करने को तैयार है वो आज की तारीख में मेट्रो में भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो ठस भरी होती है। वहाँ पे भी आप एक लेडीज कंपार्टमेंट की जगह फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट लगाइए, चार्ज डबल, मे बी इवन मोर। तो आपको वेरियस कैटेगरीज को कैटर करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने एक चीज़ बना दी उसमें सारे लोग एक साथ रहेंगे। छोड़ दीजिए, सारे जो सरकारी दफ्तर हैं इतनी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं वो भी बंद कीजिए। आप अपने ऊपर पहले लागू कीजिए, फिर जनता के ऊपर लगाइए ना। जी अनुमिता, आपको क्या लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में इतनी
गाड़ियों को इनकरेज करना, क्योंकि जैसे हमने कहा भी है कि स्पेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है, आप खुद भी इस बात को कह रही हैं, तो ऐसे में गाड़ी को ही इनकरेज करना क्या एक अच्छा तरीका है? क्यों ना पार्किंग की प्राइस क्यों बढ़ाई जाए? क्यों नहीं आप इस तरह के कुछ मेजर्स लाते हैं कि लोग गाड़ी कम खरीदें? जिस कॉलोनी में जाएं 3-3 गाड़ी एक घर की होती है। आपने बहुत ठीक कहा। और पर उसके लिए आप किस तरीके के साधन अपनाएंगे? आज अगर आप देखें, ये बात तो बहुत ठीक है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनानी है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी करनी है ठीक तरीके से। पर अगर आज आप दिल्ली में देखें कि गाड़ी खरीदना और उसका इस्तेमाल करना कितना आसान है। जब हम रोड टैक्स देखते हैं तो आज एक बस में जो सवार करता है वो कई गुना ज़्यादा रोड टैक्स देता है जो निजी गाड़ियों के ऊपर जो दिया जाता है, क्योंकि एक बस हर साल 13,000 से 15,000 तक रोड टैक्स देती है और एक गाड़ी सिर्फ लाइफ टाइम टैक्स देती है जब हम गाड़ी को खरीदते हैं रोड को इस्तेमाल करने के लिए। और दूसरी बात है, और पार्किंग हमारे पास मुफ्त है। तो अगर गाड़ी इस्तेमाल करना इतना आसान होगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो सिर्फ गाड़ियों के लिए ही बनाया जा रहा है कि आप फ्लाईओवर दें, वाइड रोड्स दें, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो एक ऊंची आवाज़ उठाकर जो जनता कहेगा कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो आज आवाज़ हम कहाँ सुनते हैं? पार्किंग की रेट्स बढ़ जाती है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है कि आपने क्यों किया, माफिया हमसे इतना पैसा ले रहा है। पर जब बसें नहीं आती हमारे नेबरहुड्स में, ठीक से उसकी सर्विस नहीं बनती, मेट्रो जब ठीक से नहीं बनता, तब हम ये आवाज़ नहीं सुनते, क्योंकि हमें पता है कि हम गाड़ी खरीद सकते हैं आसानी से, उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं आसानी से। तो सख्ती हमें यहाँ पर भी लाना है। सिर्फ ये कहना ठीक नहीं होगा कि हाँ मेट्रो दीजिए, बस दीजिए, वो तो देना ही होगा, ठीक से देना होगा, पेडेस्ट्रियन पाथवेज बनानी होगी, साइकिलों के लिए जगह बनानी होगी। तो ये है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि आप जो मेजॉरिटी है उनकी सुविधा के लिए आप क्या कर रहे हैं, निजी गाड़ियों की सुविधा के लिए नहीं। आप वक्त बहुत कम है इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगी राजीव जी कि एनडीएमसी इलाके में जो जिस तरह की पार्किंग के ये रेट्स चल जाते हैं और सब एक्सेप्ट भी करते हैं और इफ़ेक्टिव भी होते हैं, वो आखिर हमारे दूसरे इलाकों में क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, अगर यहाँ पे आपके पास पॉलिटिकल विल हो तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। वही लोग एनडीएमसी में पार्क कर रहे हैं जो एमसीडीए में पार्क कर रहे हैं, तो आपने इम्प्लीमेंट करने की कोई, आपने तो अगला इलेक्शन देखते हैं। तो अगर आप हर चीज़ पॉलिटिकली देखेंगे तो जस्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट सिटी की नहीं हो सकती। तो अनुमिता, आप भी यही मानती हैं कि एनडीएमसी में अगर हो सकता है तो थोड़ी सी कोशिश से यहाँ भी हो सकता है? मैं सिर्फ यही मानती हूँ कि अगर लोगों में समझ को बढ़ाया जाए कि अगर ठीक से पार्किंग पॉलिसी बनेगी और हमारे फुटपाथ पे जो पार्किंग का प्रेशर है, रास्ते में जो उसको हम कम कर सके, तो ये सबके लिए फ़ायदा है। जो नेबरहुड में जब चकाचक गाड़ियों की पार्किंग होती है रात को, एक इमरजेंसी व्हीकल, एक एम्बुलेंस, एक फायर ब्रिगेड वो अंदर नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब हमें, अगर हम समझते हैं, लोगों में अगर समझ आएगी तो ये सपोर्ट भी बनेगा। जी बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन एक बात साफ है कि अगर कुछ इलाकों में पार्किंग पॉलिसी बन सकती है और उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जो लोग इस्तेमाल कर सके, तो बाकी दिल्ली में क्यों नहीं? अगर रेट बढ़ाने हैं तो उसके हिसाब से लोगों को सुविधाएं देना भी ज़रूरी है ताकि वो आपके बढ़ाए हुए रेट को अपनाएं और उन पर अमल करें। आप दोनों इस चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। आपके सवालों के जवाब